नमस्कार, डीडी न्यूज के खास कार्यक्रम 24 की चुनौती में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। हालांकि देश में आम चुनाव की घोषणा अब कुछ ही समय में हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आम चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक दल सक्रिय हैं और जनता के बीच जाने के लिए सभी दल अपने अपने एजेंडे को धार देने में भी लगे हैं। तो डीडी न्यूज भी लगातार राष्ट्रहित के एजेंडे को आगे रखते हुए आपको भी आम चुनाव से जुड़ी हर घटना से रूबरू करवा रहा है अपने खास कार्यक्रम 24 की चुनौती के जरिए। और हमारी कोशिश यही है कि आपको ये बता पाएं कि विभिन्न दल या गठबंधन किस तरह की चुनौती आने वाले आम चुनाव के मद्देनजर उनके सामने खड़ी हो रही है और साथ ही साथ राजनीतिक पटल पर समय के साथ जो समीकरण बदल रहे हैं उनका विश्लेषण भी हम करते हैं अपने विशेषज्ञों के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं 24 की चुनौती का। देश भर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ती सरगर्मियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां सीर गोवर्धन स्थित संत रविदास मंदिर जाकर प्रधानमंत्री ने दर्शन किए, मत्था टेका। दर्शन के बाद प्रधानमंत्री जब रविदास पार्क के लिए चले तब सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। तो वहीं मंदिर परिसर में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण भी प्रधानमंत्री ने किया और साथ ही संत रविदास जन्मस्थली के आसपास लगभग 32 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन भी किया। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ का सांसद होने के नाते, काशी का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी विशेष जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं बनारस में आप सबका स्वागत भी करूं और आप सबकी सुविधाओं का खास ख्याल भी रखूं। समानता वंचित समाज को प्राथमिकता देने से ही आती है। इसलिए जो लोग, जो वर्ग विकास की मुख्य धारा से जितना ज्यादा दूर रह गए, पिछले 10 वर्षों में उन्हें ही केंद्र में रखकर काम हुआ है। पहले जिस गरीब को सबसे आखिरी समझा जाता था, सबसे छोटा कहा जाता था, आज सबसे बड़ी योजनाएं उसी के लिए बनी है। इन योजनाओं का दुनिया में सबसे बड़ी सरकारी योजनाएं कहा जा रहा है। और लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। जाति की भलाई के नाम पर ये लोग अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। जात पात के नाम पर जब कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो वो मानवता का नुकसान करता है। अगर कोई जात पात के नाम पर किसी को भड़काता है तो वो भी मानवता का नुकसान करता है। इसलिए भाई और बहनों, आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को एक और बात ध्यान रखनी है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 13,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने बनास काशी संकुल का लोकार्पण भी किया और प्रधानमंत्री ने वाराणसी में एक नए मेडिकल कॉलेज और बीएचयू में नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा कई कार्यक्रमों के शुभारंभ के मौके पर पहले की सरकारों पर हमला करते हुए कहा, 6 दशक के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण ने यूपी को विकास में पीछे रखा। उन्होंने साथ ही कहा कि कांग्रेस के युवराज का कहना है कि काशी के नौजवान यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं। वे यूपी के मेरी काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा?
वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इंडी गठबंधन को घेरते हुए कहा कि आजकल तो इनके गुस्से का, इनकी बौखलाहट का एक और भी कारण है। इनको काशी और अयोध्या का नया स्वरूप पसंद नहीं आ रहा। ये अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं जानता कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। भाई और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में अनिल बंसल जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अनिल जी, जब हम लगातार देख रहे हैं ऐसे में कि जब भाजपा की ओर से इस बात को सामने रखा जा रहा है कि क्या कुछ काम किए जा रहे हैं, ऐसे में जबकि प्रधानमंत्री आज सांसद के तौर पर अपने संसदीय क्षेत्र तक पहुंचे हैं, उस समय पे नशेड़ी का जो बयान, नशेड़ी युवाओं को नशेड़ी कहने का जो राहुल गांधी का बयान सामने आया, वो जरूर सवाल इन मायनों में खड़े करता है कि एक और सकारात्मक पक्ष नजर आता है कि युवा हमारी ताकत है, युवाओं को आगे बढ़ाना है। दूसरी ओर चुनावी परिदृश्य में एक ये बयान सामने आता है कि काशी के युवा नशेड़ी हैं। क्या ये तर्क कुतर्क बनता नजर आ रहा है कांग्रेस के लिए? देखिए, ये जो भाषा है ये बहुत ही आपत्तिजनक है। कांग्रेस के लिए ये घातक है, नुकसानदेह, वो तो एक अलग मुद्दा हो ही गया राजनीतिक तौर पर। लेकिन हमें शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। और एक देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता हैं, उनको भाषा पर अगर संयत उनकी भाषा नहीं है या वो जानते नहीं क्या बोल रहे हैं, तो ये बहुत ही गैर जिम्मेवाराना बात है। ऐसे हम किसी प्रदेश को, किसी शहर को या नई पीढ़ी को नशेड़ी कहकर उस तरह से अपमानित या जलील नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल राहुल गांधी जी ने अगर इस तरह की टिप्पणी की है तो निश्चित रूप से इसका उनको खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में आप जानती हैं, कोई छिपा हुआ नहीं है। कांग्रेस पिछली बार एक सीट बामुश्किल रायबरेली की जीती थी। जो कांग्रेस कभी उत्तर प्रदेश, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के समय में, इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस का गढ़ होती थी, वो उस उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस के लाले पड़े हुए हैं। पिछली विधानसभा में 2022 में उनके 2 ही विधायक जीत पाए। तो वो लगता है कि बिल्कुल और ही उत्तर प्रदेश को पूरी तरह कांग्रेस मुक्त करने पर शायद राहुल गांधी आमादा हो गए हैं, जो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अनिल जी, साथ ही प्रधानमंत्री जब आज विपक्ष पर तंज कस रहे थे, हमला कर रहे थे, उस समय ये बात कि चुनावी परिदृश्य में, चुनाव के माहौल में ये दल साथ आ जाते हैं और जब कुछ हाथ नहीं लगता तब लड़ते हैं और अलग हो जाते हैं। और इस बार तो सपा कांग्रेस को लेकर कहा कि उनकी तो जमानत जब्त होने वाली है। ये इस तरह, जिस तरह की तस्वीर प्रधानमंत्री सामने रख रहे हैं, क्या जमीन पर भी ये ऐसे ही नजर आ रही है? देखिए ममता जी, आप भूलिए मत कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, सपा और बसपा और रालोद सबका गठबंधन था। तब भी क्या परिणाम आए? राहुल गांधी अमेठी में खुद चुनाव हार गए, जबकि वहां उनका सीधे भाजपा से मुकाबला था। कोई तिकोना या किसी और दल ने उनके वोट नहीं काटे। तो ऐसी सूरत में कोई मुकाबला है ही नहीं। उत्तर प्रदेश तो एक ऐसा मैदान है जहां कांग्रेस, जब बीजेपी को मेजोरिटी वोट के साथ आप जीतते हैं, मान लो 2019 के दिल्ली के लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें तो भाजपा जीती ही, हर सीट पर 50% से ज्यादा मत मिले पार्टी को, तो फिर वहां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी मिल जाए,
उत्तर प्रदेश में अगर 50% से ज्यादा वोट मिले हैं बीजेपी को ज्यादातर सीटों पर, तो वहां फिर बाकी लोगों के मिलने का कोई मतलब नहीं रह जाता। मतलब तब रहता है जब आप तिकोने या चौकोने मुकाबले में जीत जाते हैं 30, 35, 40% वोट लेकर। उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदल चुका है, यहाँ बाकी दलों के लिए संभावनाएं नहीं है निश्चित रूप से, और डबल इंजन की सरकार यहाँ चल रही है। और इसको आम आदमी भी, जो भाजपा से सहमत नहीं होते, जो सरकार के समर्थक नहीं है, वो भी ये मानते हैं कि योगी जी के समय में जहां प्रदेश की स्थिति में कानून व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है, वहीं मोदी जी के योजनाओं का गरीबों को लाभ मिला है। आयुष्मान भारत में देखता हूं सब्जी बेचने वाला, उसके हार्ट का वाल्व बदला गया, तो जो कल्पना भी नहीं कर सकता था कभी इतना गरीब आदमी। तो कल ही मुझे एक ऐसे आदमी से मुलाकात हुई, मैंने कहा कहाँ से किया? बोले आयुष्मान से हुआ, कोई पैसा नहीं लगा। तो ये चमत्कारिक बात है कि गैस का सिलेंडर आपको साल में एक फ्री यानी मिल जाता विकास योजनाओं का लाभ आपका कहना है कि मिल ही रहा है लोगों को, वो एक पहलू है। लेकिन जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हर जगह जहां पर भी भाजपा की ओर से जो भी बात कही जाती है, वहां पे सीधा अटैक कांग्रेस पर किया जाता है। और ऐसे में कांग्रेस की ओर से भी आपको लगता है कि अपने ही मुश्किल में घिरती नजर आ रही है कांग्रेस की, गठबंधन बन रहा है उनका, किसी के साथ समझौता हो रहा है, तो भी समस्याएं, आंतरिक विरोध की आवाजें बुलंद हो रही हैं। सलमान खुर्शीद ने भी फारुखाबाद सीट को लेकर अपना बयान दिया है। नहीं ममता जी, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस कमजोर है ही। आप देखिए पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी कह रही हैं कि 40 सीट भी नहीं आएंगी, तो फिर स्थिति क्या है? हम 2004 की कई लोग उदाहरण देते हैं कि साहब तब भी कोई नेता नहीं था अटल जी के सामने, लेकिन भाजपा हार गई थी। तब 2004 में कांग्रेस की स्थिति इतनी कमजोर नहीं थी, 100 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की थी। आज 40, 45, 50 सीटों पर कांग्रेस सिमटी हुई है। तो जब नेता का सवाल आता है, मतदाता जागरूक हैं, वो समझते हैं कि नेतृत्व तो कौन करेगा। 1996 में ये देश देख चुका है, 2 साल में जब संयुक्त मोर्चे की सरकार रही, 2 प्रधानमंत्री आए, तो 2 साल में वो सरकार 2 प्रधानमंत्री भी नहीं चला पाई, गिर गई। अस्थिर सरकार, गठबंधन सरकार, ये कोई तभी चल सकती है जब कोई मजबूत पार्टी उसको लीड कर रही हो। आज कांग्रेस ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो क्षेत्रीय दलों के गठबंधन को लीड कर सके। तो मुकाबला उत्तर प्रदेश में तो सब जानते हैं, हकीकत है। तभी तो योगी जी कह रहे हैं कि इस बार 80 की 80 सीटें जीतेंगे। जहां ये आत्मविश्वास है, जहां इस तरह की कार्यशैली है, या उनको लगता है कि हम अब एक भी सीट विपक्ष को नहीं जीतने देंगे, वहां कांग्रेस या सपा या बहुजन समाज पार्टी या दूसरे किसी भी दल का क्या मतलब रह जाता है? मुझे लगता है वो एक औपचारिकता भर होगी। चलिए अनिल जी आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन यहाँ पर वक्त चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे चुनावों से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ, और फिर एक बार फिर चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूँ। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। तो पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग SIP में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। चुलबुला परूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू, तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड।
और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने संदेश खाली के मामले पर इंडी गठबंधन को घेरा है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये गठबंधन जिस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रहा है और संदेश खाली जैसी बड़ी घटना पर चुप्पी साधे हुए है, जनता उन्हें लोकसभा चुनाव में जरूर सबक सिखाएगी। इंडी गठबंधन के चिर युवा नेता, उनका इस घटना के ऊपर क्या कहना है? इस घटना के ऊपर जिस प्रकार का मौन उन्होंने धारण कर रखा है, बल्कि इसके विपरीत वो जिस प्रकार के टिप्पणी कर रहे हैं और सरकार जो कह रही है, इसे मैं गलती नहीं बल्कि यह अपराध कह रहा हूं और इस अपराध का उनको जवाब आने वाले समय में निश्चित रूप से देना होगा। और सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि कल तक जो पार्टी दूसरों के लिए कहती थी कि ये सब मिले हुए हैं, आज वही पार्टी ना जाने किस किस पार्टी से मिले हुए हैं। ये वही आम आदमी पार्टी है ना, जिसका सबसे प्रसिद्ध डायलॉग क्या होता था? ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं जी, ये तो किसी दूसरे के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार नहीं उतारते, क्योंकि सब एक दूसरे के भ्रष्टाचार को कवर करते हैं। और आज देखिए कहां से कहां मिल गए जी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुए गठबंधन को भाजपा ने बेमेल और बेअसर गठबंधन करार दिया है। इस बेमेल गठबंधन को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुलेगा। उन्होंने साथ ही उम्मीद जताई कि उत्तर प्रदेश समेत बिहार की सभी लोकसभा की सभी सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करेगी। सपा, बसपा, कांग्रेस का यूपी में खाता नहीं खुलेगा। सभी 80 सीटें वहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीत रहा है और भारी अंतर से जीत रहा है। और मैं एक ही जाप करता रहता हूं, सीताराम सीताराम। बिहार की 40, यूपी की 80, 120 श्री रामलला का भव्य मंदिर बनाने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सफल बनाने के लिए, पूरे देश को राममय बनाने के लिए माननीय मोदी जी को यह गिफ्ट देगा बिहार और यूपी मिलकर के 120। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में एक साथ ताल ठोकने का फैसला लिया है। इस गठबंधन के ऐलान को अभी 4 दिन भी नहीं हुए कि कांग्रेस के भीतर से ही बगावती सुर सुनाई देने लगे हैं और ये सुर निकले हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की ओर से। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, फर्रुखाबाद से मेरे रिश्तों को कितने इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा। सवाल मेरा नहीं पर हमारे सबके मुस्तकबिल का है, आने वाली नस्लों का है। किस्मत के फैसलों के सामने कभी झुका नहीं, टूट सकता हूं, झुकूंगा नहीं। तुम साथ देने का वादा करो, मैं नगमे सुनाता रहूंगा। बहरहाल गठबंधन के तहत फर्रुखाबाद सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अब चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद इसी सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन इस बार सपा को ये सीट जाने से उनकी दावेदारी पर सवाल खड़े हो गए हैं। और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी में गठबंधन के उम्मीदवारों और सीटों को लेकर जो विरोध के सुर उठ रहे हैं, गुजरात की भरूच लोकसभा सीट में भी ये सुर और बुलंद हो गए हैं। आम आदमी पार्टी को ये सीट दिए जाने की चर्चा के बीच अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने पार्टी को चेतावनी दी है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर भरूच लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को दी जाती है तो वो उस उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी पहले ही इस सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर चुकी है और आम आदमी पार्टी ने विधायक चैतर वसावा को भरूच से उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस पार्टी
को ही अगर कैंडिडेचर ये मिले तो ही कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा और इंडिया अलायंस को भी फ़ायदा होगा। भरूच डिस्ट्रिक्ट लोकसभा जीतने के लिए ज़्यादा आसानी कांग्रेस पार्टी की होगी। आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेंथ है हमारे एक ही असेंबली सीट में है, उसके अलावा उन्होंने 2022 में भी हर असेंबली में उन्होंने अपना डिपॉजिट भी लूज़ किया। हम अलायंस में ये अलायंस नहीं चाहते हैं भरूच डिस्ट्रिक्ट में कि ये हमें कांग्रेस को ही मिलनी चाहिए ये सीट, और जो पार्टी वर्कर्स जैसे कह रहे हैं मैं भी वैसे करते रहूँगा। मैं इस अलायंस को सपोर्ट ज़रूर नहीं करूँगा। कांग्रेस द्वारा गुजरात की भरूच सीट आम आदमी पार्टी को देने की खबरों पर पार्टी के वरिष्ठ नेता दिवंगत अहमद पटेल की बेटी और कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने कहा कि बातचीत अभी भी जारी है, अंतिम फैसला होना बाकी है। अभी बातचीत चल रही है, पूरा फैसला हुआ नहीं है, तो हम वेट करते हैं और इंतज़ार करते हैं। पर जब ये खबर कल आई तो नाराज़गी बहुत हुई थी हमारे पूरे काडर को। लोग कहते हैं अहमद पटेल का परिवार, तो अहमद पटेल का परिवार ना कि सिर्फ मैं और फैज़ल हैं, पर अहमद पटेल का परिवार पूरा कांग्रेस का संगठन है, ख़ास करके भरूच में। तो कहीं ना कहीं उनको एक आशा थी कि क्योंकि हमारा परिवार इन्वॉल्व है तो ये सीट कांग्रेस के पास ही रहेगी। बट जब ये खबर सुनने में आई तो बहुत नाराज़ हुए थे लोग और बहुत ही डीमोरलाइज थे। पर बातचीत अभी चल रही है और अभी कोई पूरा फैसला निर्णय नहीं हुआ है। और हमारे साथ अनिल बंसल जी वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। अनिल जी, कांग्रेस के लिए तो ये चुनौती बढ़ती नजर आ रही है। पहले तो ये कि गठबंधन हो जाए, उसके बाद चलिए सीटों पर कुछ समझौता हो जाए, पर सीटों पर समझौता होने के बाद अब आंतरिक विरोध के सुर और बुलंद होने लगे हैं। अभी तो यूपी और गुजरात की बात है, लेकिन जाहिर है कि देश भर से इस तरह के सुर और बुलंद होते नजर आएंगे आने वाले दिनों में। निश्चित रूप से जब आप दूसरे दल को सीट देंगे तो जो वहां आपके कार्यकर्ता हैं, वहां टिकट के दावेदार हैं, उनमें संतोष होगा। और पार्टी अगर मजबूत हो, उसकी देश भर में स्ट्रेंथ अच्छी हो, तो असंतोष कम होता है। कांग्रेस जो आज वैसे ही बिखराव के कगार पर है, एक एक कर नेता छोड़कर जा रहे हैं, तो वहां निश्चित रूप से असंतोष और ज्यादा होगा, इससे हम नकार नहीं सकते। और कांग्रेस को इस चुनौती का सामना करना ही पड़ेगा, जो और उसको कमजोर करेगी। और मुझे लगता है कि जो हम कांग्रेस की इतनी चर्चा कर रहे हैं, आज कांग्रेस इतनी चर्चा लायक स्ट्रेंथ की पार्टी है ही नहीं। ममता जी, आप ये मानकर चलिए, देखिए जब प्रधानमंत्री का चेहरा सामने आता है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं, वहां राजनीतिक परिदृश्य अलग होता है। राज्यों में कई बार दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां जीत जाती है, कांग्रेस भी जीत सकती है। पर जब संसद का लोकसभा का चुनाव हुआ, हमने देखा दिल्ली देखा, हिमाचल, उत्तराखंड, कई राज्यों में हमने देखा, गुजरात, विधानसभा में कांग्रेस को सीटें मिली, लोकसभा में खाता भी नहीं खुला। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, लोकसभा में खाता भी नहीं खुला। तो लोकसभा में मूल रूप से मतदाता जागरूक हैं। ये देश का नेतृत्व करेगी सरकार, ये दुनिया भर में भारत का जो एक तरह से डील करने का सिस्टम होगा, देश विदेश की नीतियां हैं, बहुत सारे पहलू हैं। तो लोग जागरूक हैं, लोग चाहते हैं कि स्थायी सरकार हो, एक कुशल और योग्य प्रधानमंत्री उसका नेतृत्व करें। तो विपक्ष अभी पहले तो उनके पास चेहरा ही नहीं है, और चेहरे भी जो हैं वो कोई चेहरा चलने वाला नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि जो विधानसभा में कहीं अगर किसी राज्य में किसी पार्टी की सरकार है भी, तो लोकसभा में वहां के मतदाता उसके विपरीत ही मतदान करते हैं। ये कई राज्यों में हम पहले देख चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी अनिल जी, आपने कहा कि कांग्रेस पर इस तरह की चर्चा की ही बात नहीं है, मतलब वो इतनी महत्वपूर्ण भी नहीं रहेगी। लेकिन कहना पड़ेगा कि भाई देश का मुख्य विपक्षी दल तो है ही, और जब चुनाव आते हैं तो चुनावी सरगर्मियों में सारे पहलुओं को उठाना भी जरूरी होता है। ऐसे में ये नहीं ममता जी, मुख्य विपक्षी दल भी नहीं था, संसद में उसको मान्यता नहीं मिली थी। जी बिल्कुल ठीक बात, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा दल। लेकिन यहाँ पे अनिल जी एक और सवाल कांग्रेस से जुड़ा हुआ, क्योंकि कांग्रेस सपा का जो गठबंधन बना है, इस गठबंधन को लेकर जाहिर है कि सवाल तो उठ ही रहे हैं। अभी कांग्रेस को बहुत चीजों पे समझौता, सीटों पर समझौता भी करना पड़ा। कहां पहले 10 देना चाहती थी सपा ने भी आकर 17 सीट कर दी। अब उसको देने की बात कर रहा हूं। 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस विधानसभा चुनाव मिलकर लड़े थे, बिल्कुल। तो क्या परिणाम हुए? वो तो ये कोई नया प्रयोग नहीं है। 2019 में लोकसभा मिलकर लड़े थे सब, सपा, बसपा, रालोद और ये कांग्रेस। 2017 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, तो योगी जी कितनी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी। तो कांग्रेस का कोई सपा का मिलने का जैसे अनिल जी, तब भी कहा गया था कि सपा को ही नुकसान हुआ है कांग्रेस से गठबंधन करने पर। तो इस बार इस गठबंधन में भी क्या आपको लगता है किसको फायदा होता दिख रहा है, या फिर सपा एक बार फिर नुकसान में जाती दिखती है? 2 जीरो मिलने से कोई 10 या 5 या 2 नहीं बनता, 1 और 1 मिलते हैं तो 2 बनते हैं। जब किसका जनाधार ही नहीं है, स्थिति कितनी कमजोर है। वो समाजवादी पार्टी बसपा के साथ तालमेल करने के बाद भी 5 सीटों से आगे नहीं खिसक पाई। उनमें से भी रामपुर की सीट उसके हाथ से चली गई,
लगातार उसने, आज उसकी क्या स्थिति है। तो मुझे लगता है कि तब मुलायम सिंह यादव जीवित थे, अब मुलायम सिंह यादव भी नहीं है। जो भी कहो, उनका अपना एक व्यक्तित्व था, प्रभाव था। आज अखिलेश जो हैं वो उनको ज्यादा लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जैसे राहुल गांधी को आपने कहा कि नशेड़ी कह दिया, हास्यास्पद एक उनकी छवि बन गई है, उसी तरह अखिलेश की भी बहुत ज्यादा गंभीरता की छवि नहीं है, परिश्रमी मेहनती की छवि नहीं है। तो ये जो दिक्कतें हैं उनके साथ में, मुझे लगता है दो कमजोर लोगों के मिलने से कोई एक आदमी ताकतवर नहीं बनता है। तो यानी कि चुनौतियां इन चुनावों में, इन लोकसभा चुनावों में चुनौतियां बढ़ती ही नजर आ रही हैं। देखना होगा कि कहां तक उनका ये गठबंधन सपा कांग्रेस का भी आगे बढ़ पाता है या फिर क्या जमीन पर अपना प्रभाव छोड़ पाता है। फिलहाल वक्त इतना ही। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो आज की 24 की चुनौती में बस इतना ही। फिलहाल लेते हैं इजाजत। नमस्कार।